हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि अब हमारे एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और वो नवंबर से दिसंबर तक हो जाएंगे। तो इसके उद्देश्य से हमें अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा और एक निश्चित रूप से हम लोग सिलेक्टिव टॉपिक को ही पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो उसमें हम लोगों ने कल स्टार्ट कर लिया था परिसज्जाएं। परिसज्जाओं का उद्देश्य देख लिया था कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं जिनके लिए हम लोगों को परिसज्जाएं वस्त्र पर करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो परिसज्जा का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट का हो, चाहे जीआरसी का हो, या फिर पीजीटी हो, टीजीटी हो, अथवा अन्य जितने भी परीक्षाएं हैं होम साइंस से रिलेटेड जो टीजीटी पीजीटी की हैं, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो परिसज्जा में हम लोग देखेंगे सबसे पहले परिसज्जा के प्रकार में पहला प्रकार है इसका सफाई का। सफाई जो भी कर्घ्य से उतारा गया वस्त्र होता है वो सीधी अवस्था में बहुत ही गंदा धुंधला और उस पर तेल लगा हुआ, धूल कर लगा हुआ सा रहता है, क्योंकि वो अभी कच्चे अवस्था में होता है, ग्रे गुड्स की अवस्था में होता है। तो इसलिए उसकी सफाई करना काफी आवश्यक होता है। तो उस पर जितना भी बाह्य रूप से तेल व अन्य धूल कण गंदगी लगे होते हैं उसको शुष्क विधि द्वारा धुलाई करके साफ किया जाता है, उसको सफाई की परिसज्जा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विरंजन। विरंजन यानी कि ब्लीच करना। सफेदी लाने के लिए ब्लीचिंग करना आवश्यक होता है। जैसे कि ब्लीचिंग का भी जो ब्लीचिंग की क्रिया है, परिसज्जा है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों पे भिन्न भिन्न किया जाता है, क्योंकि कुछ अम्लीय एवं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिसमें अम्ल का हानिकारक प्रभाव होता है, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसे भी वस्त्र होते हैं जिन पे दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ब्लीच का जो क्रिया है वो कराया जाता है, ब्लीच की परिसज्जा दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कपास के वस्त्र हैं उसमें 85% तक पेरा ऑक्साइड विधि द्वारा ब्लीच किया जाता है। वस्त्र को ब्लीचिंग करके उसको सफेदी लाया जाता है पेरा ऑक्साइड के द्वारा। सूर्य के प्रकाश से लीलन के वस्त्रों को ब्लीच किया जाता है, और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि घास पर रख करके भी लीलन को ब्लीच किया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश और घास ये दोनों लीलन के वस्त्र के लिए ब्लीच का विरंजन का कार्य करते हैं और ये उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है स्टीविंग की प्रक्रिया। जो स्टीविंग की प्रक्रिया है उसको हम ऊन में सफेदी या अथवा ब्लीच करने के उसको विरंजन करने के लिए प्रयोग करते हैं। पेरोक्साइड और क्लोरीन का उपयोग हम लोग नायलॉन और जेंट्राल के वस्त्रों के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी भिन्न भिन्न वस्त्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के विरंजन द्वारा ब्लीच किया जाता है। जंग को हटाने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही सभी वस्त्रों पर भिन्न भिन्न प्रकार के परिसज्जा देकर के जो ब्लीचिंग की होती है उसके द्वारा उसमें सफेदी लाया जाता है। मर्सराइजिंग की जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से लीलन और कपास के वस्त्रों पर किया जाता है ताकि उसमें और अधिक मजबूती एवं चमक और अवशोषक क्षमता उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, तो हेस महोदय जो कहते हैं वो कहते हैं कि मर्सराइजेशन की जो क्रिया है उसमें कपास को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तीव्र घोल के साथ तनाव के अंतर्गत किया जाता है। और हालेन सैंडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार मर्सराइजेशन वस्त्र पर क्षार की क्रिया है। क्षार की क्रिया यानी कि कास्टिक सोडा की क्रिया है जिसके घोल में डाला जाता है, और उसके उपरांत देखा गया कि वस्त्र जो है वो और अधिक मजबूत और कम सिकुड़न वाले और अवशोषक बन चुके हैं। इसकी खोज केल्को प्रिंटर जॉन मार्शल ने 1853 में किया था। नेक्स्ट है सिकुड़न अवरोधकता। सिकुड़न अवरोधकता परिसज्जा जो है वो वस्त्र में स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा में सेंफोराइजिंग और कंप्रेसिव सिकुड़न भी आते हैं जिनके माध्यम से वस्त्र को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, उनको सिकुड़न अवरोधक बनाया जाता है। ठीक है, कंप्रेसिव सिकुड़न जो होते हैं वो मौलिक रूप से बुने हुए वस्त्र सूती वस्त्रों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसका सर्वप्रथम जो इस विधि का उपयोग किया गया था वो क्लूवेट पी बॉडी एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा सेंफोराइजिंग की परिसज्जा
को ट्रेडमार्क के अंतर्गत कराया गया था। सबसे पहले क्लूएट पी बॉडी एंड कारपोरेशन के द्वारा सल्फ्यूराइजिंग की परिचर्या को कराया गया था। ठीक है, इसको मौलिक रूप से जो कपास के बुने हुए वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र, उनके लिए ये विधि विकसित की गई थी ताकि उसमें स्थायित्व प्रदान किया जा सके, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाते हैं। इसलिए उसमें इस परिचर्या को करने के लिए विकसित किया गया था। कुटाई अथवा बिटलिंग की परिचर्या। कुटाई की परिचर्या वस्त्र को चमक और कोमलता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्राचीन समय में जो कुटाई की परिचर्या थी वो मुंगरियों द्वारा किया जाता था, किंतु आधुनिक समय में यह मशीन के द्वारा किया जाने लगा है। नेक्स्ट है ब्रूस करना और रोए काटना। रोएदार जो वस्त्र होते हैं, जैसे पाइल व रोएदार वस्त्रों को काट करके उनके सतह को बराबर किया जाता है, चिकना किया जा सकता है, ताकि उसमें जो डिजाइन और रचना है वो बहुत ही मतलब उसको बनाया जा सके, डिजाइन और रचना को बनाया जा सके और उसको सतह को चिकना किया जा सके। इसके लिए ब्रश करना और रोए काटने की परिचर्या दी जाती है वस्त्रों में। नेक्स्ट है ग्लेजिंग की परिचर्या। अधिक चमक लाने के लिए ग्लेजिंग की परिचर्या वस्त्रों पे की जाती है। भराई की परिचर्या जो होती है वो सामान्यतः रूप से देखा जाए तो ऊनी वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। टेंटरिंग की परिचर्या वस्त्र को सीधा करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार से किया जाता है, पिन टेंटर द्वारा और क्लिप टेंटर द्वारा। ज़्यादातर पिन टेंटर का जो पिन फ्रेम है, पिन टेंटर है, उसका उपयोग ज़्यादातर ऊनी और नीटेड वस्त्रों को सीधा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेम्बिंग। क्रेम्बिंग की परिचर्या जो होती है वो ऊनी वस्त्रों को खींचने के लिए किया जाता है और उसमें क्रीज बनी रहे और सिकुड़न से बचाव रहे, मतलब सिकुड़न उसमें न लगे, इसके लिए क्रेम्बिंग की परिचर्या की जाती है। नेक्स्ट है साइजिंग या कड़ा करना। सूती व लिनन के वस्त्रों पर कड़ा व चिकनापन एवं मजबूत बनाने के लिए यह क्रिया की जाती है और इस क्रिया को स्टार्च में डुबा करके किया जाता है। यह दो प्रकार से किया जाता है, अस्थायी विधि होता है और स्थायी विधि भी होता है। जो स्थायी विधि होता है वो रासायनिक क्रिया द्वारा मशीनों द्वारा किया जाता है, और जो अस्थायी विधि से इसकी साइजिंग की क्रिया होती है, कराया जाता है, वो मोम आटा, गोंद, वसा, मोम, डेक्स्ट्रीन और पैराफिन का उपयोग करके किया जाता है। स्टार्च का प्रयोग वजन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गोंद का प्रयोग कड़ापन लाने के लिए किया जाता है और वसा का जो प्रयोग है उसको वस्त्र को नरमपन बनाने के लिए किया जाता है। मोम और पैराफिन का प्रयोग जो होता है वो वस्त्र में चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चाइना क्ले, बाइंडर, सल्फोनेटेड ऑयल, ये सभी क्या है, स्टार्च के ही प्रकार हैं जो जिसके द्वारा वस्त्र को कड़ापन और साइजिंग की परिचर्या की जाती है। तो इन सभी विधियों के द्वारा, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा वस्त्र को कड़ापन बनाया जाता है, साइजिंग की क्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट है कैलेंडरिंग। आवश्यक रूप से प्रेस करना ही कैलेंडरिंग की परिचर्या कहलाती है। ये कैलेंडरिंग की परिचर्या होती है। वजन बढ़ाना यानी कि वेटनिंग की परिचर्या। वेटनिंग की परिचर्या सामान्य रूप से रेशम के ही वस्त्रों पे किया जाता है। यह रेशम की जो टिन साल्ट होती है उसके साथ क्रिया करवा करके वजन को बढ़ाया जाता है। सियरिंग की परिचर्या जो होती है वो सिल्क और रेयान या नायलॉन के बुने हुए वस्त्रों पर विशेष करके किया जाता है, और इससे जो बुने हुए वस्त्र होते हैं विशेषकर सैटिन एवं टफेटा के लिए उपयोग में लाया जाता है सियरिंग की परिचर्या। श्रीनाइजिंग की परिचर्या जो होती है वो कम मूल्य के वस्त्र को अधिक मूल्य के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो कि कम मूल्य के होते हैं, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो उनमें इतनी अच्छी फिनिशिंग दी जाती है श्रीनाइजिंग की परिचर्या दे करके कि उनका मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है और वो दिखने में काफ़ी आकर्षक हो जाते हैं और अच्छे दिखते हैं, तो उसके लिए ये परिचर्या दी जाती है। मोयरिंग की परिचर्या आकर्षक व लहरदार डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है नक्काशी करना। यह वस्त्रों में डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है प्रयोग। यह सूती वस्त्र और लिनन के वस्त्रों पर ज़्यादातर किया जाता है। नक्काशी की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से किया जाता है, चपटा और उभरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेपिंग।
क्रेपिंग जो क्रेपिंग की परिसज्जा है वो वस्त्रों में चुन्नट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलवट प्रतिरोधक, सबसे पहले सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा स्पन यान के लिए विकसित किया गया था और यह 1920 में इंग्लैंड में सबसे पहले रेजिन परिसज्जा के लिए उपयोग में लाया गया था। तो जो सिलवट प्रतिरोधक परिसज्जा है वो वस्त्र को सिलवट प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है, उस पर आसानी से सिलवट ना पड़े, इसके लिए यह परिसज्जा दिया जाता है। और सबसे पहले स्पन रेयान के लिए यह परिसज्जा विकसित किया गया था 1920 इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है जल अभेद या जल निवारक परिसज्जा। यह परिसज्जा जो होती है ज्यादातर रबड़ की सतह वाले कपड़ों पर कराया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया कराई जाती है वो विनाइल क्लोराइड के द्वारा कराई जाती है, क्योंकि विनाइल क्लोराइड जो होता है ये एक सफ़ेद पाउडर होता है जो कि प्लास्टिक होता है, मतलब प्लास्टिक का ही एक सफ़ेद पाउडर होता है। यह दो गैसों के मिश्रण से प्राप्त होता है, कोयला और चूने के पत्थर से। एसिटिलीन, जो कोयला और चूने के पत्थर से प्राप्त एसिटिलीन और लवण से प्राप्त हाइड्रोजन क्लोराइड जल निवारक जल अभेद परिसज्जा के लिए उपयोगी माना जाता है। वस्त्र को जल निवारक बनाने के लिए मोम, इमल्सन और साबुन और इसको चिकना करने वाले जितने भी एजेंट होते हैं उनका उपयोग करके उसको जल निवारक परिसज्जा दिया जाता है। जैसे नायलॉन के वस्त्र हुए और भी हमारे वस्त्र हो गए, ये पॉलिएस्टर हो गए, इन सबों को जल अभेद परिसज्जा के द्वारा बनाया जाता है। और जो पानी में बचाव हेतु जैसे रेनकोट हो गया, ये सभी जल अभेद परिसज्जा के द्वारा ही प्लास्टिक का उसमें उपयोग करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी स्टैटिक परिसज्जा। एंटी स्टैटिक परिसज्जा रोगाणुओं एवं जीवाणुओं से बचाव के लिए किया जाता है। एंटी स्टैटिक परिसज्जा यह लगभग जो भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पे पहनने योग्य वस्त्रों को बनाने के लिए ज़्यादातर इन पर किया जाता है और रोगाणुओं से बचाने के लिए यह परिसज्जा दी जाती है। नेक्स्ट है कीट अवरोधक। कीट अवरोधक परिसज्जा वस्त्रों में कीट से बचाव हेतु किया जाता है, क्योंकि कारपेट बीटल नाम का जो कीट होता है वो तंतु को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और वो फटने लगते हैं, तो इसलिए उसके बचाव हेतु कारपेट बीटल कीट के बचाव हेतु कीट अवरोधक परिसज्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है फफूंद नियंत्रण। वस्त्र पर फफूंद जल्दी से लग जाती है गीली अवस्था में, तो इसलिए उसको उससे बचाने के लिए फफूंद नियंत्रण परिसज्जा दी जाती है। लाइक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो भी तंतु है वो प्रोटीन और सेलुलोज से ही बने होते हैं, तो जब फफूंद उग आती है वस्त्रों पे तो फफूंद और सेलुलोज और प्रोटीन को नष्ट करने लगती है और धीरे धीरे तंतु नष्ट हो जाता है फिर, तो इसके लिए उससे बचाव है तो फफूंद नियंत्रण परिसज्जा दी जाती है वस्त्रों पे। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक परिसज्जा। एंटीसेप्टिक परिसज्जा जो होती है वो गंध उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को रोकने के लिए किया जाता है। और एंटीसेप्टिक परिसज्जा और जो एंटी स्टैटिक परिसज्जा, ये सब परिसज्जाएं ज़्यादातर जो जूते वगैरह बनाने के लिए और हॉस्पिटल में यूज करने के लिए, स्कूल में यूज करने के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनके लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ताकि लोग संक्रमित ना हो एक दूसरे से और उससे बचाया जा सके। तो इसके लिए ये परिसज्जाएं दी जाती हैं, एंटीसेप्टिक परिसज्जाएं। नेक्स्ट है आहद परिसज्जा। आहद परिसज्जा यानी कि आग से बचाव हेतु परिसज्जा। यह अमोनिया सल्फेट की जो चादर होती है उसको चढ़ा दिया जाता है और आग से बचाव हेतु उसको बना करके, लाइक इस वस्त्र का प्रयोग ज़्यादातर अग्निशमन दल के लोग ही करते हैं, तो आग से बचाव हेतु इनका प्रयोग किया जाता है इन वस्त्रों का। तो इस प्रकार से आज हम लोग का जो परिसज्जाओं से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था सभी को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।